हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण से जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण कहते किसको हैं ये समझिए। तो गोलीय दर्पण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम गोलीय दर्पण को यहाँ पर खींचे हुए हैं। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो गोलीय होता है। परावर्तक सतह के मतलब कि जहां पर से प्रकाश पड़े और प्रकाश पड़ने के बाद वो परावर्तन हो जाए। तो वैसा दर्पण जिसका ये जो सतह आप देख पा रहे हैं ये परावर्तक सतह हो गया। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, ये देख रहे हैं गोल है, जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का ये पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न में बोला है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। दोस्तों, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण, ये जो दर्पण है यहाँ पर हम खींच रहे हैं अवतल दर्पण में दो ही जगह रखने पर प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है। पहला यदि आप अवतल दर्पण के ध्रुव पर किसी वस्तु को रखते हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये ध्रुव होता है, यदि आप ध्रुव पर रखते हैं तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यदि आप अवतल दर्पण में वस्तु को सी पर रखते हैं, सी के मतलब हुआ वक्रता केंद्र, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, और जितना साइज का वस्तु होगा उतना ही साइज का प्रतिबिंब भी बनेगा। तो आप जान गए कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वक्रता केंद्र पर रखने पर हमको जो प्रतिबिंब मिलेगा वो उल्टा मिलेगा, वास्तविक मिलेगा और समान आकार का मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। तीसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। तो ये तो जान गए कि सीधा होता, तो सीधा यहाँ भी ऑप्शन में है, सीधा यहाँ भी ऑप्शन में है। यहाँ दिया है सीधा एवं आवर्धित। आवर्धित के मतलब होता है बड़ा। आवर्धित के मतलब क्या होता है? बड़ा। और हरासित के मतलब क्या होता है? छोटा। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा ही बनेगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा और छोटा बनेगा। तो इसका हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 3 का सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो सीधा एवं हरासित होता है। तो चौथे प्रश्न की ओर हम चलेंगे और चौथा प्रश्न में बोलता है दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र तो आप जानते ही हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v प्लस 1/u और बराबर में 1/f। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, पेज नंबर 2 पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम दो पेज नंबर पर आगे हैं और दूसरा पेज नंबर का पहला प्रश्न जो है
दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण के निकट, अवतल दर्पण में, ये जो अवतल दर्पण है, इस दर्पण में यदि वस्तु को P तथा F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब इसका काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है। दाढ़ी बनाने के लिए जो लोग होते हैं वो P और F के बीच में बैठते हैं। P और F के बीच में बैठने पर उनका जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है। इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किसी कार के अग्रदीप, अग्रदीप के मतलब होता है जो आगे वाला दीप होता है, मतलब आगे वाला जो लाइट होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अग्रदीप को, अग्रदीप को हम बोल सकते हैं हेडलाइट। हेडलाइट अग्रदीप को हम बोल सकते हैं। तो किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो हेडलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण से क्या होता है? समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। तो इसलिए अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण का मतलब होता है जो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगा रहता है उसमें किया जाता है। तो पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृश्य क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है और बड़े बड़े वस्तुओं को छोटा रूप करके आपको दिखाता है। तो अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। बोलता नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब, ये जो दर्पण देख पा रहे हैं इसके सामने जो रखा गया है बिंब, बिंब के मतलब बोलिए वस्तु, वस्तु की दूरी ली जाती है। तो कोई भी दर्पण हो, वस्तु हमेशा उसके आगे रखा जाता है। और आगे आप जान रहे हैं कि यहाँ पर यदि हम दूसरा कलर हम ले लेते हैं, यहाँ पर यदि आप शून्य मानते हैं तो इधर जितना होगा ये माइनस होगा, -2, -3, इधर जितना होगा +1, +2। तो आप देख पा रहे हैं कि इधर की ओर जो भी दूरी होगा वो माइनस में होगा। तो हमारा जो वस्तु दूरी होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, वो हमेशा ऋणात्मक होता है। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बोलता निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो अवतल दर्पण है इसका फोकस दूरी इधर ही होता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो हमारा होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड में होता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बोला है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन के मतलब m, आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आवर्धन ऋणात्मक तभी हो सकता है जब उसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा। तो उल्टा बनेगा तो उल्टा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आवर्धन ऋणात्मक होगा तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। 11 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें लिखा दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दांत का जो डॉक्टर है वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो जो दांत का डॉक्टर है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, जिससे जो दांत है उसका, मरीज का, वो बड़ा दिखे। तो अब हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे, पेज नंबर 3 पर,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम पेज नंबर 3 पर आ चुके हैं और पेज नंबर 3 में बोला है 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। जो प्रतिबिंब है पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दोस्तों हम जानते हैं एक सूत्र दर्पण सूत्र जो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यदि हमको फोकस दूरी निकालना है, यहाँ बोला फोकस दूरी निर्धारित करना है। यदि हमको फोकस दूरी निर्धारित करना है तो हमको क्या क्या चाहिए? हमको एक v चाहिए और एक u चाहिए। v बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी को, u बोलते हैं जो वस्तु दूरी होता है। तो दर्पण यहाँ पर जो वस्तु है वो वस्तु का प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त हो रहा है। पर्दा को हम क्या समझेंगे? प्रतिबिंब दूरी। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं? भी बोल सकते हैं। और दर्पण तथा बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु होता है, इसको हम यू बोल सकते हैं। तो भी और यू हमको दोनों की आवश्यकता होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मतलब जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ का जो वृत्ताकार सीमा होता है, ये जो वृत्ताकार सीमा देख रहे हैं, इसका जो ये व्यास होता है, इस व्यास को आप क्या कहते हैं? तो इस व्यास को हम द्वारक के नाम से जानते हैं। तो इस व्यास को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में बोला निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी? दोस्तों अभी हम तुरंत आपको बताए हैं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है? वो इस साइड होता है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है इस साइड होता है, अर्थात उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो धनात्मक होगा। तो ये ऋणात्मक में है, ये उत्तर पहले काट दीजिए, ये उत्तर पहले काट दीजिए। और एक हम सूत्र जानते हैं कि F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2। R का मान आपको दे रखा है, वक्रता त्रिज्या का मान 32 है। तो 32/2 यदि आप करते हैं तो 16 आ जाएगा। तो 16 क्या आएगा? तो 16 प्लस में आएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन आपको बोलता है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत बोलता है दाढ़ी बनाने के लिए। इसके पहले भी हम आपको बताएं कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर में बोलता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 17 नंबर में बोलता है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण के जो फोकस होता है और जो आर होता है इसके बीच क्या संबंध है? तो अभी आप तुरंत पढ़ें कि F बराबर R/2 होता है। तो इसको आप यदि कैंचिया गुना करिएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा? R गुना 1 तो करेंगे तो R होगा, और 2 गुना F करेंगे तो क्या होगा? 2F। तो आप देखिए कि कहाँ पर है R बराबर 2F। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। तो 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। 18 नंबर में बोलता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि आभासी, सीधा तथा बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है वो P तथा F के बीच, P तथा ये जो P है ध्रुव, I जो F है इसके बीच रखने पर ही बनता है। तो P को बोलते हैं वक्रता केंद्र, F को बोलते हैं फोकस। तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच यदि रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी, सीधा तथा बड़ा बनेगा।